प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। हुकूमत अपना पूरा जोर लगा रही है कि बजट पास हो जाए किसी तरह से, और अपोजिशन अपना पूरा जोर लगा रही है कि बजट पास ना हो सके। अब जाहिर है हुकूमत के पास नंबर्स तो हैं कि बजट पास कर ले, लेकिन बहरहाल इसके बावजूद हुकूमत जो इशाइया दे रही है इस वक्त, वहाँ से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि इस इशाइये की दावत को मुस्लिम लीग काफ ने, जो कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात है, उसने ठुकरा दिया है और वो इस इशाइये में शिरकत नहीं कर रहे। लेकिन उन्होंने वोट देने का ज़रूर वादा किया कि हम आपको वोट देंगे। अभी एमक्यूएम के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात सामने दोबारा आ गए, वही पुराने शिकवे जो उनके मौजूद थे। अब 6:30 बजे का मीटिंग का वक्त था प्राइम मिनिस्टर के साथ, यानी उन्होंने कहा कि पहले हमसे मुलाकात करो, फिर हम इशाइये में शिरकत करेंगे। तो हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं वो अपने अपने जो मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने रख रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब आप जानते हैं कि हुकूमत से अलहदा हो चुके हैं। शाहजैन बुगटी साहब के अपने कुछ शिकवे हैं हुकूमत से, लेकिन बहरहाल वो इस इशाइये में शिरकत कर रहे हैं। तो अभी तक तो बजट पास करने के हवाले से तो हुकूमत के लिए शायद उतनी मुश्किल नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हुकूमत की, अभी बिलावल भुट्टो साहब ने अपनी जो अपोजिशन की दीगर जमातें हैं उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस बजट को अवाम दुश्मन बजट करार देते हुए इसको मुस्तरद कर दिया मुकम्मल तौर पर, और उन्होंने कहा कि इसको पास नहीं होने दिया जा सकता, या अपनी पूरी वो कोशिश करेंगे कि ये पास ना हो। लेकिन हुकूमत जो है वो अपना इशाइया, इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में इशाइया शुरू हो चुका है या वहाँ पर लोग जमा होना शुरू हो गए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपनी एक इम्पॉर्टेंट जो गैदरिंग है वो इस वक्त हो रही है। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे कि काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के बाद हुकूमत पर एक और दबाव था, फिर उसमें बजट सेशन जो है उसमें बजट का पास होना मुश्किल हो गया। जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है उसने मज़ीद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर दी हैं। तो हुकूमत के लिए चैलेंजेस क्या हैं, ये हमारे आज के मौज़ूआत रहेंगे। मेरे साथ डॉक्टर निसार चीमा साहब मौजूद हैं, मैंने हैं मुस्लिम लीग नून के साथ आपका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहते हैं आपको। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हैं। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब को भी मैं खुशामदीद कहता हूँ, और हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में मौक़िफ़ लें काफ लीग का भी और एमक्यूएम का भी कि उनके मुतालबात क्या हैं और तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले डॉक्टर निसार चीमा साहब, क्या इस वक्त आपके पास नंबर्स तो नहीं हैं अगरचे अपोजिशन के पास, लेकिन आप फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बजट पास ना हो पाए, ये कैसे हो पाएगा? देखिए असदुल्ला साहब, मैं आपको हकीकत बताऊं कि कल भी ऐवान में जो चंद लोग बाज़मीर हैं पीटीआई के, वो सारे के सारे परेशान और पशेमान थे कि जो कुछ इन्होंने ये शब खून मारा है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रिकॉर्ड इजाफा किया है। हमारी तारीख में आज तक किसी एक वक्त में इतना इजाफा नहीं हुआ। 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से इजाफा जो है ये गैर मामूली है। ये कौन लोग थे सर जो पशेमान थे, लेकिन टेलीविजन पर तो सब डिफेंड कर रहे हैं इसको, इन कीमतों में इजाफे को डिफेंड कर रहे हैं, या पशेमान कौन थे? नहीं देखें, नहीं मैं चलें वो जो है वो नाम लेना शायद मुनासिब ना हो, लेकिन एक दो नहीं, बहुत से अरकान जो है जिनका ज़मीर जिंदा है वो सारे पशेमान थे कि ये क्या हो गया है। और सबको पता है, सब इसका इजहार भी कर रहे थे कि हुआ ये है कि जब इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हुकूमत ने कम की तो उस वक्त पेट्रोलियम माफिया जो है वो उसने तावन नहीं किया, उसने इनकार कर दिया, शॉर्टेज होगी पेट्रोल की, आपको पता है। और उसके बाद यह है कि हुकूमत ने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। हालत ये है, और ये सारे जो है वो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठने वाले लोग भी महसूस करते हैं कि हुकूमत जो है उनकी ब्लैकमेलिंग भी आ गई और उनके सामने घुटने टेक दिए हैं। ये है रेट ऑफ द गवर्नमेंट। और ये जो इतना बड़ा बम है जो आवाम पे गिराया गया है, और पहले भी ये देखें आवाम की चीखें तो पहले निकल रही थी, कोई कसर रह गई थी। जो 25 रुपए पर लीटर के हिसाब से देखें इंटरनेशनल मार्केट में जो इस वक्त प्राइसेस हैं, उस लिहाज से किसी कीमत पर यहाँ पे पेट्रोल की कीमत जो है 50-55 रुपए पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने तो इंतहा कर दिया जुल्म की। देखें बात ये, और आवाम भी ये है कि बिल्कुल वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। आज मेरी बात ये याद रखिए, मैंने अवान में भी कहा था कि जिस तरह इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है ये कि जुल्म का, इसी तरह आवाम ने भी तहिया कर लिया कि उन्होंने भी रिकॉर्ड कायम करना है। आइंदा इलेक्शन में मेरी बात याद रखिए कि आवाम ने पीटीआई को निशाने इबरत बनाने का एक रिकॉर्ड कायम कर देना है। ठीक जी बिल्कुल, उससे वो जब भी इलेक्शन हो बिल्कुल सही है। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, सर एक तो हम कुछ अर्से से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो जमातें हुकूमत से नाराज़ होती हैं या नाराज़गी का इजहार करती हैं, फ़ौरन पीपल्स पार्टी उनसे राब्ते कर रही है और उनको अपने साथ शामिल करने की, या एक जो हिज़्ब इख्तिलाफ का एक इत्तेहाद है उसमें शामिल करने की कोशिश कर रही है, जो कि सियासी हक़ है किसी भी जमात का।
इससे आप क्या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, कुछ और सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं? और फिर बजट के हवाले से भी कुछ देर पहले बिलावल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपके पास नंबर पूरे नहीं हैं, आप कैसे इस बजट को पास होने से रोकेंगे? बहुत शुक्रिया असदुल्ला खान। देखिए, दो बड़ी बुनियादी चीज़ें हैं। इन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, बहुत बुलंदोबाग दावे किए थे और फिर वादे किए थे, वो सारे झूठे नहीं थे। बाहर से पैसे लेकर आएंगे, यहाँ पे करप्शन का खात्मा करेंगे। करप्शन 117 पे 2018 में था, अब 120 पे चले गए हैं। जमहूरियत का इंडेक्स देख लें, कोई चीज़ और देख लें, तो ये सारे वो झूठे वादे थे जो इन्होंने किए थे। उसका फॉल आउट जो अब 2 साल बाद पीटीआई के ऊपर हो रहा है, तो पीटीआई के अंदर एक इर्ताश है, और ख़ासकर वो लोगों के अंदर ज़्यादा इर्ताश होगा जो हलकों के लोग हैं, जिन्होंने लोगों को पास वापस जाना है। क्योंकि वो ना आप कोई महंगाई पे काबू पा सके, ना बेरोजगारी का मसला हल कर सके, ना आप किसी को घर बना कर दे सके, ना आप मुईशत ठीक कर सके, कोई चीज़ नहीं कर सके आप। और दूसरी तरफ इत्तेहादी है। अच्छा चौधरी साहब, आमतौर पर ये जिस इर्ताश का आप जिक्र कर रहे हैं, आमतौर पर ये आखिरी साल में जाकर होता है इलेक्शन से पहले। ये इर्ताश आपका सियासी तजर्बा है, ये थोड़ा जल्दी नहीं शुरू हो गया? ये जल्दी शुरू हो गया, आप इसको आखिरी साल ही समझें। क्योंकि रीज़न ये है कि जब लोग नीचे से बोलना शुरू हो जाए पार्टियों के अंदर, और वो भी पार्टियों के अंदर बोलते हैं लोग, मैं नहीं ये कहता कि कोई बोलता ही नहीं है, हमारी अंदर बहुत खौफनाक डिस्कशंस होती हैं हमारे अंदर। तो फिर वो आपको तो पता है, राइट और लेफ्ट की तकसीम भी आती है, वहाँ पे भी हमारा बहुत क्लियर डिवाइड हो जाती है। बहुत लेंथी बहसें होती हैं, कई कई घंटे की डिबेट्स होती हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि कौन सी बहस हमने पार्टी के अंदर करनी है और कौन सी बहस कबीना के अंदर करनी है। दूसरी बात जो गुज़श्ता मैं कर रहा था, देखिए इत्तेहादियों के इश्यूज हैं। इत्तेहादियों के साथ आपने मुआहदे किए, और वो भी तहरीरी किए, और वो भी झूठे किए आपने। जब तहरीरी मुआहदे किए, 6 पॉइंट्स थे मैंगल साहब के साथ, हिंदुस्तान नेशनल पार्टी के साथ, उनमें 6 में से 1 पॉइंट भी नहीं। चलो 6% कोटा जो आपने वफाक के अंदर देना था, उसमें क्या लगता है, क्योंकि नीयत ही नहीं थी करने की। चलो बाकी में तो मसाइल होंगे, इस पे कौन सा मसला था? क्या ये तो आप 2 महीने के अंदर अंदर इसको कर सकते हैं। 2 साल गुजर गए, कुछ नहीं किया। काफली के साथ जो किए थे वो कुछ नहीं किया। फिर बाप पार्टी ने, आज मैं अभी पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। फिर मैं अभी देख रहा था कि जो MQM है, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। लेकिन इससे ज़्यादा 2 जगहों पे और ज़्यादा, शाहज़ैन बुगटी साहब ने तो ओपन 1 हफ्ते का टाइम दिया, आज वो गए हैं, काफली गई नहीं है। लेकिन 2 जगह पे बड़ी संजीदा प्रॉब्लम है। एक है जो जनूबी पंजाब सूबा महाज था, जिसने अल्टीमेटली बाद में ज्वाइन कर लिया, तो उसमें से जो खानदान जिसको 2 वजारतें दी गई वो तो खुश है, लेकिन बाकी नीचे बहुत खौफनाक है कि आपने तो 100 दिन में सूबा बनाना था, 2 साल के अंदर 1 कदम भी नहीं उठाया। और दूसरा, बलूचिस्तान के अंदर सीरियसली ये 3 हुकूमतें हैं इनकी, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये तारे अंकबूत होती है ना, जो मकड़ी के जाले की तार होती है, उस पे खड़ी हुई है। बलूचिस्तान में 2-3 का फर्क है, वहां पे अवामी नेशनल पार्टी इनकी इत्तेहादी, आप जरा देखें, यहाँ पे अपोजिशन में बैठी, यहाँ पे काफ लीग की वजह से पंजाब की गवर्नमेंट खड़ी है, और ऊपर काफ लीग और एक या अंदर राजा रियाज साहब, मुझे नहीं पता सर, लेकिन राजा रियाज साहब के बकौल मुझे नहीं पता। मसला ये कि राजा रियाज साहब 22 MNAs का एक ग्रुप है, 22 MNAs का PTI का एक ग्रुप है, मुझे नहीं पता वो गालिबन आपके इधर में 92 न्यूज़ जी, हमारे चैनल पे उन्होंने कहा है जी, बिल्कुल निजामी साहब के साथ बात करते हुए, बिल्कुल सही, और उन्होंने कहा मैं उसमें नहीं हूँ, तो ये सारी ऐसी सूरत हाल है जिसमें से लोगों ने अल्टीमेटली अपने राइट सर। लेकिन मसला ये है कि जितने एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि MQM की और काफ लीग के हुकूमत की ताकत से निकलने का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। ना काफ लीग को ये सूट करता है कि हुकूमत से अलहदा हो जाए, ना MQM को सूट करता है। वो प्रेशर जरूर डालते रहेंगे, वो अपने मुतालबात जरूर रखते रहेंगे, हुकूमत से अलहदा नहीं होंगे, इसलिए हुकूमत कॉन्फिडेंट है, उसको पता है ये कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए वो शायद उनकी बात भी नहीं मानती। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ, फिर मुसर्रत चीमा साहबा से पूछते हैं, काफ लीग का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करते हैं। मुसर्रत चीमा साहबा से पूछते हैं कि काफ लीग को आखिर मसाइल हैं क्या? ये अगर कहें कि जी उनको कोई शिकवे नहीं है तो ये तो झूठ होगा। तो क्या शिकवे हैं उनके जो हुकूमत पूरे नहीं कर पा रही, और ऐसे क्या शिकवे हैं कि जो मुमकिन नहीं है कि उनको मना लिया जाए? एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
तो क्या मैं दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। तारिक बशीर चीमा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। क्यों नहीं सर आज प्राइम मिनिस्टर के इशाइये में काफ लीग ने शिरकत की है? जी देखें, तो इसमें तो इतनी बड़ी अचंभे वाली बात नहीं है। हम उनके इत्तेहादी हैं, हम उनको वोट डाल रहे हैं। हम सुबह पहले भी रोज तैयारी करके जाते हैं वोटिंग के लिए, लेकिन क्योंकि वोटिंग की नौबत नहीं आई, हम सुबह फिर जाएंगे एंड वी विल वोट फॉर देम। लेकिन ये हमारा पार्टी का डिसीजन है, किसी फर्द वाहिद का डिसीजन नहीं है। और हमारी कुछ रिजर्वेशंस होंगी तो हम नहीं गए ना, वगरना बजट के डिनर्स नॉर्मली ये ट्रेडिशनल डिनर्स होते हैं और इस पे सारी अलाइड पार्टीज भी जाती हैं, अपने एमएनएस भी जाते हैं। लेकिन हमारा वोट की हद तक, बजट की हद तक वी डोंट हैव एनी डिफरेंस। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं, लेकिन वो मामलात ऐसे हैं कि हम अपने अलाइज के साथ बैठकर उनको डिस्कस करेंगे इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग। आप ये कह रहे हैं कि बहरहाल कुछ शिकवे हैं जिनकी वजह से आपने शिरकत नहीं की? जी शिकवे हैं तो शिरकत नहीं की ना, ऐसे शौक से तो नहीं हमने कहा कि हम नहीं आ रहे। तो शिकवे तो भाई बिल्कुल हैं, लेकिन बैठकर उनके साथ उनकी टेबल पे बैठकर हम डिस्कस करेंगे, बजाय इसके कि हम टॉक शो में करें। और ये वही शिकवे हैं जिनका इजहार माजी में होता रहा है, पुराने शिकवे हैं जो अभी तक जिनको हल करने की कोशिशें हुई भी हैं तो हल नहीं हो पाए? नहीं, कोई ऐसा क्यों नहीं कह सकते आप। और ये नए शिकवे भी हो सकते हैं, पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन मैं वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं उनको इधर डिस्कस करना नहीं चाह रहा। बिल्कुल सही है, मत कीजिए सर, आपका सियासी हक है, लेकिन क्या वो प्राइम मिनिस्टर की सतह पर ही जाकर हल हो सकते हैं सर? जी, प्राइम मिनिस्टर की सतह पर ही हल हो सकते हैं, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर के पैदा करना है, उन्हीं की सतह पर हल हो सकते हैं। और वजीर आजम क्या उन मसाइल को हल करने के लिए आपको वक्त नहीं दे रहे सर? नहीं जी, नहीं, वक्त की बात नहीं है। हम देखें ना, अगर हमने वक्त के लिए हमारी दिलचस्पी होती तो आज काफ लीग की मुलाकात तय थी उनके साथ, एक घंटे सवा घंटे की। लेकिन हम नहीं गए। ये मामला उनकी कोर्ट में है, उन्होंने इसको हल करना है। अगर वो मुनासिब समझेंगे तो वो उसको हल करेंगे, अगर वो मुनासिब नहीं समझेंगे, जरूरी नहीं समझेंगे तो ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने मुतालबात या अपने मसाइल उन तक पहुंचा दिए हैं, अगर वो आपको उनके हल की एश्योरेंस देंगे तो आप जाकर मुलाकात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, फायदा नहीं है? ये देखिए, इंश्योरेंस की बात नहीं है, इंश्योरेंस से बात आगे जा चुकी है भाई। अगर वो मामला हल होंगे तो जरूर मुलाकात करेंगे। देखिए, बात सुने, मैं आपको एक बात बड़ी क्लियर बता दूं जी। हमारा और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का मुआहदा है हुकूमत का, ठीक है ना। इनको जब वोट चाहिए, पिछले 2 साल में जब वोट की जरूरत पड़ी है हमने वोट डाले, जब इनके साथ खड़े होने की जरूरत पड़ी है हम इनके साथ खड़े होंगे, आइंदा भी होंगे। लेकिन ये रिश्ते होते हैं, ये वास्ते होते हैं कि आप क्या चाहते हो। इन्होंने हमारे साथ रिश्ता रखा है वोट की हद तक, वोट की हद तक हम इनके साथ हैं। अच्छा, तो कोई एक चीज सर, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा चीमा साहब, वो ये कि जब आप ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पैदा करदा मसाइल हैं और उन्होंने हल करने हैं, यानी एश्योरेंस की बात भी नहीं है, वो हल करें, अनाउंस करें तो फिर बात आगे बढ़ेगी, उससे बहुत सारे लोगों के जहन में ये आया होगा शायद इशारा कि आपका वो जो एक वजारत वाला मामला था या मोने सराय वाला मामला था, जब खुदा के लिए यार, खुदा के लिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप इसी वजाहत करते हैं कि जिन लोगों के जहन में नहीं भाई, नहीं, वजारत का इसमें कोई इशू नहीं है। वजारत का कतई तौर पर कोई इशू नहीं है, ना वजारत में हम इंटरेस्टेड है, ना वजारत हमारा मुतालबा है। हमारा देखें, बात सुने, हम सियासी लोग हैं, हमने लोगों में वापस जाना है, हमने लोगों को जाकर बताना है कि हमने 2 साल क्या किया है, हमारी डिलीवरी क्या थी, हमारी गवर्नेंस क्या थी, हमने लोगों की बेहतरी, अमामुन नास की बेहतरी के लिए हमने क्या किया है। ये सारी चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर नीड्स टू सिट डाउन विद हिज अलाइड पार्टी। अपनी पार्टी को तो वो देखें जैसे मर्जी चलाएं, उनका अपनी रॉकेट है, लेकिन हम समझते हैं, मे भी हम गलत हो सकता है हम गलत हो। जी मुसर्रत चीमा साहबा, अब तो आपको पता चल गया जो आपने बात शुरू की थी कि जी वो ठीक कह रहे हैं, कोई मसला नहीं है, मसला है उन्होंने कहा और प्राइम मिनिस्टर का पैदा करता है, प्राइम मिनिस्टर ने ही उसको हल करना है और वो हल करेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। और वो कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है कि मसरूफियत की वजह से नहीं गए, शिकवा है इसलिए नहीं गए, इससे ज्यादा कैटेगोरिकली वो नहीं कह सकते थे। जी असद, मैंने जो अर्ज़ किया, मैं ये कह रही थी कि मैं जो चीमा साहब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री कर रही हूँ। और मैं ये जो कहना चाह रही थी वो आप सुन लें कि जहाँ तक वोट का ताल्लुक है, बजट को पास कराने का ताल्लुक है, तो वो उसमें उन्होंने पंजाब में भी बड़ा अहम रोल प्ले किया और
फेडरल जो बजट है उसमें भी उन्होंने कहा कि उसकी मंजूरी में वो किसी किस्म का रखना नहीं डालेंगे। लेकिन जो मैं बात कर रही थी कि जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, जो हल्के वाले लोग होते हैं, उनके कंसर्न अवाम से रिलेटेड होते हैं। वो ज़्यादा कंसर्न होते हैं कि जब हम दोबारा अवाम की अदालत में जाएं तो हमने जो उनसे वादे, जो सारी चीज़ें की हुई हैं वो पूरी होनी चाहिए। और ये बात विद इन द पार्टी भी, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ फोरम के ऊपर अपनी वो बात रखते हैं। इसी तरह जो एलाइज हैं, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है क्या, वो यही है कि कोई डिक्टेटरशिप नहीं चलती, इसमें हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, अपनी रिजर्वेशन शो करता है और उसके इजहार के तरीके हैं। तो इससे ज्यादा खूबसूरत तरीका नहीं हो सकता कि उन्होंने पब्लिक फोरम पे ये बातें नहीं रखी। और ये बड़ी अच्छी बात है। मैं इनके इस एक्ट को ना सिर्फ सराहती हूँ बल्कि ये खुशाइंद भी है। हम जैसे जो जूनियर हैं इनसे, उनके लिए सीखने के भी आप लेकिन उनके मसाइल हल करने को तैयार नहीं है। 2 साल हो गए हैं, आप उनको सराह रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी बात सुन लेना। और शायद उसकी वजह यही है कि वो कह रहे हैं कि हमारा गैर मशरूत तौर पर आपको चूंकि हिमायत मिल जाती है, आपको हम हमेशा वोट कर देते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि चूंकि इत्तेहादी का जो काम, ये फायदा है वो तो हो रहा है, अब उनके मसाइल ना भी हल हो तो क्या है, ये तासुर ये मिलता है। नहीं, ऐसा नहीं है असदुल्ला, मेरी बात सुने जो मैं कहना चाह रही हूँ। देखें, चौधरी बरादरान की जो वज़ादारी है, जो वो आउट क्लास है कि वो जो बात, जिस बात पे वो वादा करते हैं, वो चाहे रिटर्न ना भी हो, वो उसको पूरा करते हैं। जुबान यानी तो कि जो देते हैं इमरान खान साहब क्यों नहीं करते, जो रिटर्न मुआहिदा भी करते हैं पूरा नहीं करते? सुन लेना, किसने कहा कि इमरान खान साहब नहीं आज अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि हमारे साथ मुआहिदे किए पूरे नहीं किए। एमक्यूएम ने कहा है कि जो मुआहिदे किए पूरे नहीं किए। अख्तर मेंगल साहब ने कहा है जो मुआहिदे पूरे नहीं। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। जी असद, आप जाकर उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे भी पता है। लेकिन जो मेरी भी बात है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि देखें, हर चीज के करने का एक वक्त है। जब से हमारी गवर्नमेंट आई है, इनके भी सारे गिले शिकवे सार आंखों पे और बजा हैं, जायज हैं, बिल्कुल वादे हुए हैं, तो ये हमारे एलाइज हैं, ये तो बात तयशुदा है। लेकिन जो हमारी भी बदनीति उसमें शामिल नहीं है। इंशाल्लाह ताला इनकी हर चीज को एड्रेस किया भी गया है ग्रेजुअली, और आगे भी एड्रेस होंगी। जहां तक रहेगी तीनों जो हमारे एलाइज, एमक्यूएम और मेंगल साहब और क्यू लीग, इनका मतलब इमरान खान साहब इनकी पर्सनल कैपेसिटी में भी ना सिर्फ इज्जत करते हैं और उनको इस चीज का भी इदराक है कि इनके वादे अवाम के लिए, पब्लिक के लिए। लेकिन ये हमारे एलाइज हैं, ये इस चीज को समझते हैं कि अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे ऊपर जो जितनी बदहाली, जितनी बुरी मतलब इकोनॉमी हमें मिली, वो उसकी कोई तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अभी मेरे भाई, मैं उस पर भी रीबटल करूंगी बात को कि देखें, अभी वो निसार चीमा साहब फरमा रहे थे कि जी पेट्रोल की प्राइसेस इनके दौर में भी 2014 में वो इनका दौर था या नहीं, 2014 में आपको पता है कि प्राइसेस किस तरह से उसका जंप हुआ। फिर उसके बाद 36% इनके नून के दौरे हुकूमत में बढ़ी। अगली बात मैं कंप्लीट कर लूं। जी कर लें। कि जिस तरह से जो तारीख में इसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती, जितना ये प्राइस गिरी, क्योंकि आलमी मंडियों में गिरी थी, तो हमने भी एशिया में आज भी जनूबी एशिया की अगर हम बात करें तो 3 दिन से बात हो रही है। बिल्कुल ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही है। मुसर साहब, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना। मसला ये है, आप 2 साल से जो ये नुक्ता कह रहे हैं कि हमें मुआइशत बहुत बुरी हालत में मिली, खदशा ये है कि जब 3 साल मजीद के बाद, यानी 5 साल के बाद जब आप छोड़कर जाएंगे, तो जिस तरह इकोनॉमी अब चल रही है, तो आने वाली हुकूमत भी यही कहेगी कि तहरीक इंसाफ हमें बदतरीन इकोनॉमी देकर गई है। अगर ऐसी ही चलती रही, खदशा ये है कहीं ऐसा ना हो। एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं चौधरी मंजूर साहब और चीमा साहब के पास आता हूं। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। चौधरी मंजूर साहब के पास में आता हूँ और फिर निसार चीमा साहब के पास भी। चौधरी साहब, आपने अभी गुफ्तगू सुनी तारिक बशीर चीमा साहब की, शिकवे हैं उनको हुकूमत से। ये चाहे हुकूमत के इत्तेहादी हों या अपोजिशन के इत्तेहादी हों, ये इत्तेहाद चलाना इतना मुश्किल क्यों होता है? जैसे मौलाना फजल रहमान साहब हैं, उनको पीपल्स पार्टी और PMLN से शिकवे हैं कि जो वादे उन्होंने हमारे साथ किए थे वो धरने में हमारा पूरा साथ नहीं दिया। अगरचे आपका और नून लीग का मौक़िफ़ यही है कि हमने ये नहीं कहा था हम धरने में साथ बैठेंगे, लेकिन बहरहाल फिर भी उनको अभी तक शिकवे हैं। पिछले शो में मेरे साथ हमदुल्ला साहब मौजूद थे, वो कर रहे थे। ये इत्तेहाद चलाना इतना मुश्किल क्यों होता है? क्यों वो वादे जो हुकूमत ने किए हैं अपने इत्तेहादियों से पूरे नहीं हो पा रहे? अच्छा, इसमें 2 फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर ये है कि आप अलग-अलग जमातें होती हैं,
आपका मंशूर कुछ और है, मैनिफेस्टो कुछ और है, आपने कुछ और करना होता है, दूसरी जमात में कुछ और करना होता है, आपको ज़रूरत पड़ती है उनको साथ ले लेते हैं। जी। दूसरी मेरी गुजारिश ये है कि हमने तो मौलाना फजल रहमान से बल्कि बहस की थी कि आप अभी ये ना करें, ये मुनासिब टाइम नहीं है, आप ना लॉन्ग मार्च में जाएं, अभी इनको थोड़ा और टाइम दें। मौलाना फजल रहमान साहब तो पहले दिन से नहीं चाह रहे थे कि असेंबली ये चले, ये तो पीपल्स पार्टी ना चाहती तो ये तो असेंबली पैदा ही ना होती, पहले दिन ही खत्म हो जाए। तो हमने ये कहा था कि लोग ये समझेंगे कि ये 200 अरब डॉलर इन्होंने बाहर से ले आने थे, ये इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दे देनी थी, 50 लाख घर दे देने थे, यहाँ पे तो 8,000 अरब पहले साल आ जाना था, यहाँ पे तो दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो जाएंगी, और ये अपोजिशन ने करने नहीं दिया। अब इनको टाइम दिया, टाइम पहला साल होता है, बल्कि 6 महीने होते हैं जिसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं। और इमरान खान साहब की अपनी स्पीच उठाकर देख लें, उन्होंने कहा था कि 6 महीने तक मुझे कुछ ना कहें, 6 महीने के बाद जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अब सर ये जो है बजट जो है ये किस बुनियाद पर आप मुस्तरद कर रहे हैं? सिर्फ एक बुनियाद पर कि सरकारी मुलाजिम की तनख्वाहें नहीं बढ़ी, या कुछ और निकात भी हैं? हुकूमत के पास वो कहती है पैसे नहीं है, कोविड-19 की वजह से बिल्कुल ही पैसे इकट्ठे नहीं हो पाए, कहाँ से पैसे दें? नहीं, देखिए कोविड के पीछे न छुपे, उससे पहले मार्च से पहले क्या था, ये 1.9 पे ले आए थे 5.7 से या 5.6 से उठाकर किधर ले आए थे? मार्च से पहले तो कोविड का कोई इश्यू नहीं था। तो बाकी सारी चीजें देख ले, ये कहाँ से उठाया है इन्होंने और कहाँ पे उठा कर ले आए। और अभी शुरू हो जाते हैं कि पिछली हुकूमतों ने ये किया, हमने तो भाई 5 साल में 6,000 अरब कर्जा लिया, आपने 2 साल में 13,000 अरब कर्जा ले लिया। तो जो 6,000 5 सालों में ले वो काबिले गर्दन जदनी है, और जो 2 साल के अंदर 13,000 अरब ले ले उसको वर्ल्ड कप की तरह एक और कप चाहिए। ये कौन सा क्राइसिस है? जिस क्राइसिस में हाथ डालते हैं वो पहले से। और आप देख लें जरा, चीनी का क्राइसिस शुरू हुआ, 50 रुपए कीमत थी, इंक्वायरी आई, इंक्वायरी का ऑर्डर दिया, 70 रुपए हो गई, फिर रिपोर्ट आई, 75 रुपए हो गई। और अभी पेट्रोल के हवाले से भी बात ही हो रही है कि अभी पेट्रोल के बारे में भी जी। आटे का देख ले, दवाइयों का देख ले, मास्क का नोटिस लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, 150 का डिब्बा था 1500 का हो गया जी। अभी पेट्रोल का नोटिस लिया, तो इसका मतलब पेट्रोल अगर अगले दिन मिलना शुरू हो गया तो क्राइसिस कहां पे था? नायली थी ना हुकूमत। ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन फिर माफिया बाहर नहीं है। एक मिनट, माफिया बाहर नहीं है, माफिया तो अंदर बैठे। माफिया वो है जिसने 25 मार्च को कहा ऑयल कंपनीज को और रिफाइनरीज को कि आप तेल इंपोर्ट के जितने आपके ऑर्डर्स है कैंसिल करें, और जब महंगा हो गया तब कहाँ मंगवाएं। तो ये कौन है माफिया? कहां से? बाहर तो नहीं है, अंदर है। अगर माफिया को देखना है तो अंदर देखे, चीनी 53% जो इसका शेयर होल्डर, इसका पर तो शायद एक और इंक्वायरी पेट्रोल के हवाले से भी करनी पड़ेगी हुकूमत को, लेकिन वो इंक्वायरी जो है नतीजा खेज होनी चाहिए। एक चीज, जितनी इंक्वायरियां हुई हैं लोगों के ऊपर और बोझ पड़ा है। डॉक्टर निसार चीमा साहब, अब मुझे ये बताइए, वो जो सवाल मैंने किया था अभी चौधरी साहब से कि ये बजट को आप किस बुनियाद पर मुस्तरद कर रहे हैं, आपको क्या एतराज़ात हैं? हुकूमत मुश्किल में है, उसके बाद पैसे हैं नहीं, पहले ही नोट छापे कर्जे लेकर चलाया जा रहा है, कैसे क्या करे हुकूमत? जी चीमा साहब। देखिए असदुल्ला साहब, मसला सिर्फ ये है कि सिर्फ इस बजट का नहीं है, मसला सिर्फ इनके अपने मेंबरान का नहीं है, मसला सिर्फ इनके इत्तेहादियों का नहीं है, पूरी कौम का मसला है। देखिए बात ये है कि कोई वादा इस हुकूमत ने और ये कैप्टन ऑफ द टीम इमरान खान साहब ने कोई एक वादा पूरा किया हो। जिस तरह चौधरी साहब अभी फरमा रहे थे, कोई 1 करोड़ नौकरियां जो देनी थी कितनी दे दी, 50 लाख जो घर बनाने थे कितने बना दिए। ज़हन में रहना चाहिए ना, ये बातें तब किए थे जब वो ये समझते थे हुकूमत से बाहर रहकर चीमा साहब वो समझते थे कि हुकूमत के पास पैसे हैं, वो ये आएंगे करेंगे, वो तो हुकूमत में आके उनको पता चला ना कि पैसे ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनको इसका मतलब यह है कि ये कि बगैर यानी हालात से वाकफियत के वो वादे कर रहे थे। जब ये है कि वो गैस और बिजली के बिल जला रहे थे कंटेनर पे खड़े होके, जरा गौर कर लें कि उस वक्त बिजली और गैस की कीमत क्या थी और अब कितनी है, अंदाजा कर लें। जब ये सिविल नाफरमानी पे वो उकसा रहे थे कौम को, उस वक्त क्या सूरत हाल थी और आज क्या है। देखिए बात ये है कि हर वो शख्स, खा इनका अपना कोई MNA MP है, खा ये है कि इनके इत्तेहादी है जिन्होंने अवाम में जाना है, जिस तरह हमारे भाई तारिक बशीर चीमा साहब फरमा रहे थे। मेरी बात सुन ले, नहीं मेरी गुजारिश सुन ले। देखें
मेरी गुजारिश सुन ले। देखें, बात यह है, हमारे भाई तारिक बशीर चीमा साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो सियासी लोग हैं, उन्होंने बिल आखिर अवाम में जाना है, अवाम को फेस करना है। और देखें, अवाम ने पूछना है कि भाई जिस हुकूमत के साथ आप इत्तेहादी बन के आप उनको ये है कि उनको एक तरह से सहारा आपने फराहम किया था, उनकी कारकर्दगी क्या थी, उनकी परफॉर्मेंस क्या थी, गवर्नेंस क्या थी, अवाम को क्या रिलीफ दिया उन्होंने। मैं पूछता हूं कि इस बजट में या इससे पहले पिछले 2 साल में अवाम को कोई रिलीफ इन्होंने दिया हो, बल्कि इसके बरक्स इन्होंने अवाम के ऊपर तो ये कि जुल्म की इंतहा कर दिया है। महंगाई के बम जिस तरह एक तसलसल के साथ गिराए हैं, अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अब ये है कि हर वो शख्स जो इनके साथ खड़ा है वो ये है कि वो परेशान है कि हम अवाम को किस तरह फेस करेंगे। इनकी इत्तेहादी भी समझ रहे हैं कि अब ये है कि हमें अवाम के सामने जाके बदनाम होने की क्या जरूरत है कि ये कि इस बदनाम हुकूमत के साथ आप क्यों अपनी साखियां भरे हुए हैं। और मुझे यकीन है जी मुकम्मल कर लें जुमला सर, आपको यकीन जी है? देखिए, मुझे यकीन है असदुल्ला साहब, मुझे यकीन है कि बिल आखिर इन सब इत्तेहादियों ने इस नतीजे में पहुंचना है कि ये जो हुकूमत जो है ये इतनी बदनाम हो गई है। बहुत सा ब्रेक लेकर मैं वापस आ रहा हूँ, इन सारे बातों का जवाब देना है मुसर्रत चीमा साहबा को। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं मुसर्रत चीमा साहबा। ये अगर इंप्रेशन हुकूमत का जाएगा और आप जानते हैं परसेप्शन जो है वो बड़ा ख़तरनाक होता है, और अगर ये परसेप्शन बन रहा है कि इस हुकूमत के पास इस कौम को लाहिक मसाइल जो अगरचे पिछली ही हुकूमत के पैदा करदा क्यों ना हो, उसका हल इस हुकूमत के पास नहीं है या नहीं हो पा रहा, ये बड़ा डैमेजिंग होगा। कोई हल है हुकूमत के पास उन मसाइल का? देखिए असदुल्ला, बिल्कुल हर चीज़ का हल है और उसके सोल्यूशन की वजह से ये सारे माफियाज मिलके जो इनके सहूलतकार सिस्टम के अंदर मौजूद हैं। और देखें, कोई भी लोग जब भी ये जो भी माजी में हुक्मरान गुजरे हैं, ये जब करप्शन करते रहे तो सिस्टम के अंदर मौजूद लोगों की असिस्टेंस भी इनको हासिल थी। वो बहरहाल किसी न किसी शक्ल में अभी भी सिस्टम में मौजूद हैं। अब मैं अगर सिर्फ पेट्रोल पंप्स की हम बात कर लें, 900 रजिस्टर्ड हैं, 1500 ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, और उनके खिलाफ हम कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन जैसे आप त्यारा वो 1500 में से पायलट नहीं चीमा साहब पहले मुझे बताइए, 1500 में से किसी एक पेट्रोल पंप के खिलाफ आपने कार्रवाई की है? जी ये बताएं। जी बिल्कुल हम कर रहे हैं। देखिए, अब ये बात इनकी बात किसी हद तक ये ठीक है कि हर चीज में इंक्वायरी दरकार हो जाती है। मेरी बात सुने असद, यहाँ पे इन माफियाज ये इंटरलिंक्ड हैं। इनका हर पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी चीजें हैं जो अवाम को उस प्रोसेस के अवाम को उन्हीं से ही यानी कि हमने फैसिलिटेट करना होता है, लेकिन उसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं जाती हैसियत में। जो मैं कहना चाह रही हूं कि आपके मुल्क के अंदर अगर आधे से ज्यादा यानी कि जो रजिस्टर्ड पेट्रोल पंप्स हैं वो सिर्फ 900 हैं और जो गैर कानूनी है, जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो 1500 है, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये माफियाज कितना इनका होल्ड है। ये बात किसी हद तक ठीक है कि जिस चीज में जिस क्राइसिस में हाथ डालते हैं ये माफिया आपस में बिल्कुल बेबस नहीं है। लेकिन अब जाहिर है, जिनका मेरी बात सुने ना, जिस चीज के खत्म होने का टाइम, जब जिस चीज में भी हम हाथ डालते हैं, इनकी यूनिटी इस तरह से सामने आती है, वो अपने इनकी सर्वाइवल की जंग है, याद रखें। तो क्या माफिया हुकूमत से ज्यादा ताकतवर है? माफिया तो वो अपने हर एब्सोल्युटली नॉट ताकतवर नहीं है, लेकिन एक वक्ती दिक्कत आती है जिसका आवाम को भी सामना करना पड़ता है, हमें भी सामना करना पड़ता है। लेकिन जितना हमें प्रेशराइज किया गया था चीनी स्कैंडल में, जितना अभी ये गन करने की कोशिश की गई, लेकिन ये इस चीज को रिलेट कर रहे हैं कि शायद कि हमने माफिया के आगे घुटने टेक दिए तो इसलिए प्राइसेस बढ़ी। पेट्रोल की मसनूआत की, पेट्रोलियम की प्राइस बढ़ने की वजह सिर्फ आलमी मंडी है, क्योंकि जैसे जैसे वहां पे प्राइसेस बढ़ेंगी वो पूरी दुनिया में बढ़नी है। तो उसका ताल्लुक उससे नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है ना कि 25 दिन में आप पेट्रोल की फराहमी को यकीनी क्यों नहीं बना सके जो महंगा था। ये चले, मैं आपकी बात मान भी ली जाए कि कीमत इसलिए बढ़ी कि आलमी मंडी में बढ़ी, तो इस बात का क्या जवाब है कि आपने वो जो 25 दिन या 1 महीने तक पेट्रोल नहीं मिला आवाम को, वो क्यों नहीं कर सके? ये तो आप इस नाकामी का एतराफ करेंगे ना?
नहीं देखिए, मैं तो आपके खुल के बात कर रही हूँ ना, इसको नाकामी समझे या जो भी समझे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि वी विल लेट देम गो। पॉइंट ये है कि हर चीज में जहां जहां इस मुल्क में क्लीन अप सर्विसेज जारी और सारी हैं, लेकिन जिन पे जब हाथ पड़ता है तो वो एक दफा झटके तो लगते हैं ना, ये तो बात तयशुदा है। और जो मसाइल जिन मसाइल का हमें सामना है, अगर ये नेचुरल, अगर आप सिर्फ पैंडेमिक की बात कर लो, कोरोना की, तो ये जितने भी माजी में हुक्मरान गुजरे, जब ये होते तो इनको पता चलता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखें, ये टैक्स जिसके ये जो आपको पता है टैक्स फ्री बजट्स हैं, पंजाब के अंदर भी हमने 20 से जायद सेक्टर्स को टैक्स फ्री रखा। कलेक्शन है नहीं, या रेवेन्यू की कलेक्शन, आपको पता है कि हम वो गरीब और वो छोटा बिजनेसमैन और बड़ा बिजनेसमैन भी, जिसका बिजनेस आपको पता है कि पूरी दुनिया में एक क्राइसिस है, किसी से ढका छुपा नहीं है, तो हम लोगों पे जरूरत से ज्यादा क्या, हम वैसे जो टैक्स का बोझ नहीं डाल सकते, जिसकी वजह से ये इस दफा का जो बजट है वो बाकी जितने भी माजी में बजट गुजरे हैं उनसे डिफरेंट है। लेकिन उसके साथ आप गठजोड़ कर लें, मुल्क एक तरफ गरीब आवाम, और आप उनको गुमराह करने की नाकाम कोशिश में इसलिए कह रही हूँ, वो नाकाम होंगे। जैसे पहले इनको नाकामी का सामना करना पड़ा, आगे भी करना पड़ेगा। हमारा एजेंडा क्लियर है कि हम पब्लिक को फैसिलिटेट करने के लिए हर लेवल पे जाएंगे, हम हर माफिया पे हाथ डालेंगे, चाहे हमें जितना मर्जी ब्लैकमेल कोई करे, चाहे जितने मर्जी ये ऐसा नजर नहीं आ रहा। हम इस पे, उसकी वजह ये कि हमारे पास आप करेंगे, ये माजी की हुकूमतों की तरह होता है कि जी हम ये करेंगे, लेकिन क्या किया है, बहरान में हुकूमतों का इम्तिहान होता है ना, वो नहीं हो सका। हम कर रहे हैं, वी आर ऑन इट। चलें चौधरी साहब, ये नहीं हो सकता कि आप हुकूमत के मसाइल हल करने के लिए उसका हिस्सा बन जाए, उसका सपोर्ट करें पाकिस्तान के फायदे के लिए, और आप सारी सियासी जमातें जिनका तजर्बा आप कहें चले माजी के हम आप फरामोश करके या इख्तलाफात को भुला कर आए, सपोर्ट करते हैं हुकूमत को, इकॉनमी को बेहतर करने की बात करते हैं, कोरोना से निकालने की बात करते हैं, पेट्रोल माफिया को पकड़ने की बात करते हैं, आप अपनी एक्सपर्टीज को शेयर भी तो कर सकते हैं हुकूमत के साथ। एक तो आप असदुल्ला खान साहब, आपने 3 बहुत बड़े चीमास के दरमियान एक छोटा सा मामूली सा कारकुन बैठाया हुआ है, क्या मुकाबला कैसे कर सकता है। अच्छा, दूसरी गुजारिश मेरी ये है, हमारे भाई और बहुत ही काबिल एहतराम भाई है चौधरी साहब। अच्छा, दूसरी गुजारिश मेरी गुजारिश ये है कि ये देखें, ये अपनी वो कहते हैं ना, पीढ़ी थले डंगोरी फेरना, वो करें। आप इनको माफिया सारे इनके अंदर बैठे हुए हैं, मैं बता देता हूँ, नाम लेकर बताता हूँ, कोई अक्सर नाम नहीं लेता होता। ये नदीम बाबर ऑयल माफिया का सबसे बड़ा नुमाइंदा है, वो आपकी वजारत मिनिस्ट्री चला रहे हैं। रजाक दाऊद खाद का, और यहाँ पे जो ठेके होते हैं जितने डेस्कॉन का मालिक है, वो उनका सबसे बड़ा माफिया का नुमाइंदा है, वो आपके अंदर बैठा है। खाद आप लोगों ने आकर महंगी कर दी। दवाइयों के नुमाइंदा आपके अंदर बैठा। आपके एक इत्तेहादी ने मेरे साथ प्रोग्राम में कहा था कि इस मुल्क का, कराची का एक नुमाइंदा जो मुल्क की सबसे बड़ी सीट्स पे बैठा है, वो इन्वॉल्व है दवाइयों के अंदर। कौन है? इनका अपना नुमाइंदा है, इनका अपना मियां अतीक, मैं नाम लेकर कह देता हूँ, सेनेटर मियां अतीक ने मेरे साथ प्रोग्राम के अंदर, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख। तो ये सारे जो जितने माफियाज हैं, ये जितने गंदम के हैं और जितने आटे के हैं, वो भी सारे इनके अंदर बैठे हैं, बाकी भी इनके अंदर बैठे हैं, सिगरेट का माफिया इनके अंदर, आप सारे माफियाज इनके अंदर बैठे हैं। सो अगर आपने हाथ डालना है तो अपने अंदर हाथ डाल लीजिए, आपको सारे माफियाज वहां पे समझ आ जाएगी। मुझे ये बताएं, मुझे एक सवाल मैं उठा रहा हूँ कि 25 दिन लोगों को पेट्रोल नहीं मिला, पेट्रोल महंगा हुआ है तो 25 घंटे में मिल गया। बता देना कि माफिया ताकतवर हैं, इनको ठीक करने में वक्त लगेगा। मैं आपको निशानदेही कर रहा हूँ, माफिया वो है जिसने 25 मार्च को खत लिखा कि ऑयल कंपनीज को और ऑयल रिफाइनरीज को कि आप बाहर से जितने आपके ऑर्डर्स है मनसूख कर दे, रिकॉर्ड पे मैं भेज देता हूँ आपको। जी। और फिर जब पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर कहा कि आप मंगवा लें। वो माफिया है। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, एक और बहरान सर उठाने को है, वो मैं आपको बता दूं, एक और बहरान सर उठाने को है, और वो है अद्वियात का बहरान। इस पर जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उनका मौक़िफ़ ये है कि बहुत बड़ा बहरान जो है वो सर उठाने वाला है। ये ज़रा आप ये भी सुन लीजिए, मेरे साथ उस्मान शौकत साहब मौजूद हैं पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन से। क्या मसला है जिसकी बुनियाद पर आप ये वार्न कर रहे हैं उस्मान शौकत साहब कि जो खाम माल है वो नहीं आ रहा और उसकी बुनियाद पर यह अद्वियात का बहरान पैदा हो सकता है? क्या मसाइल क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया असद साहब। ऐसा है कि फार्मा इंडस्ट्री, जैसा कि आपको पता है, जब से ये शुरू हुआ क्राइसिस, फोर्थ फ्रंट पे है, डॉक्टर्स के साथ फाइट कर रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 से 4 माह में हमने लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग अद्वियात की है
को बढ़ाया है और कोई शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन और प्राइसेस को भी मेंटेन किया है। 3 से 4 माह के दौरान लॉकडाउन रहा, आपको पता है कि पूरी दुनिया से खाम माल की तरसील नहीं हो सकी, हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं हो सका। हम लोगों का अनफॉर्चुनेटली ज्यादा रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड है, लेकिन फिर भी चूंकि फार्मा इंडस्ट्री के पास स्टॉक्स थे, सप्लाईज थी, तो हमने जारी रखी अपनी सप्लाई चेन और दवाओं की तरसील को जारी रखा। लेकिन अब स्टॉक्स खत्म हो गए। जो अभी क्राइसिस शुरू हुआ है वो ये है कि हमारी काफी ज्यादा डिपेंडेंस इंडिया के रॉ मटेरियल पे है, और इंडिया और चाइना दुनिया में 2 बड़े रॉ मटेरियल के सप्लायर्स हैं फार्मा इंडस्ट्री के। अब इशू ये आया कि वर्बल ऑर्डर्स पे एपीआई की इंपोर्ट यानी रॉ मटेरियल की इंपोर्ट इंडिया से रोक दी गई है। यही इशू पिछले साल जब कश्मीर का इशू अगस्त में हीट अप हुआ तो उस वक्त भी ये इशू फेस करना पड़ा, और फिर अद्वियात की किल्लत की जो है वो एक शॉर्टेज का हमें खदशा हुआ। अब यही खदशा दोबारा हो रहा है कि सर्टन लाइफ सेविंग मेडिसिन जो हैं वो रॉ मटेरियल्स इंडिया से जो आ रहे थे उनको बंद कर दिया गया है, और हमें कहा जा रहा है कि आप यूरोप या अदर सोर्सेज से वो रॉ मटेरियल लें। प्रॉब्लम ये होती है कि फार्मा इंडस्ट्री के वेंडर जो रॉ मटेरियल जहां से आते हैं वो एक प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बाद, वेंडर क्वालिफिकेशन के बाद, वेंडर वैलिडेशन के बाद बनाई जाती है। इतने आराम से स्विच नहीं की जा सकती दवाएं एक रॉ मटेरियल सोर्स से दूसरी रॉ मटेरियल सोर्स पे। तो लिहाजा अगर हमें ये कहा जाएगा अभी कि आप एकदम ये बंद कर दीजिए और दूसरी सोर्सेज से ले लीजिए, तो इट इज नॉट टू इजी, इतने आराम से हम नहीं कर सकते। और ये जो हम खदशा बयान कर रहे हैं, तात्तुल आएगा, इससे मैन्युफैक्चरिंग में तात्तुल पैदा हो जाएगा। जी, चूंकि रॉ मटेरियल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, यूरोप की मिसाल देता हूँ। हमें कहा जा रहा है यूरोप से ले लीजिए रॉ मटेरियल। प्रॉब्लम सर ये है कि यूरोप की प्राइसेस और इंडिया की प्राइसेस में जमीन आसमान का फर्क है। अब हमारी एमआरपी पाकिस्तान में कंट्रोल्ड है, हम कोशिश यही करते हैं कि ड्रग्स को जो पाकिस्तान के अलॉटेड एमआरपीज हैं उन्हीं पे दें, लेकिन जब आप यूरोप पे जाएंगे पहले तो इतने आराम से स्विच नहीं कर सकते, आपको पूरी स्टडीज, स्टेबिलिटी, ड्रग्स की सब देखनी पड़ेगी, वेंडर क्वालिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर आप यूरोप पे जा सकते हैं, लेकिन फिर प्राइस एक इशू आ जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, ड्रैफ्ट से, कि हमारे इस पेंडेमिक में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि किसी भी पॉलिसी को ना चेंज किया जाए एज फार एज द इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज कंसर्न, ताकि कोई ताकि अद्वियात का बहरान पैदा ना हो। और बिल्कुल सही, ऐसा ना हो कि खुदा ना खासा बहरान पैदा हो जाए और हुकूमत खड़ी होकर कह रही हो कि ये जो एक माफिया है जिन्होंने अद्वियात का बहरान पैदा कर दिया। ये बहरहाल वो वक्त से पहले बता रहे हैं कि अगर ये सूरत हाल हुकूमत इसमें कोऑपरेट नहीं करती, इस मसले को हल करने के लिए इकदाम नहीं उठाती, तो बहरान पैदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।